हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली वो होने वाली क्लास 12th फिजिक्स पर। क्या होने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 का जो हमारा मेन टॉपिक है वो संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ आज इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसको बी केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय के बारे में। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है इंपॉर्टेंट अतिलघु जो आ सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, यानी कि बहुविकल्पीय, अतिलघु, लघु उत्तरीय एंड दीर्घ उत्तरीय। यानी कि 4 टॉपिक हैं और चारों टॉपिक आपसे पूछे ही जाते हैं पेपर में। तो आपको पता ही है सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो आज हम सारे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं ये हमको देखना है। तो जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, पहला है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और कितने में पूछा गया? 2005 में आया है, 2007 में भी आया है, 2009 में भी आया है, 2017 में भी आया है। तो इसमें देखिए, इसका ऑप्शन आपको क्या बताना है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आप इसका ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन क्या है? अल्फा किरणें। ठीक है, ऑप्शन बी है गामा किरणें, ऑप्शन सी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी है एक्स किरणें। तो आपकी कौन सी इसमें जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो आपको इसमें ऑप्शन बता देना अल्फा किरणें। ठीक है, अल्फा जो किरणें हैं वो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। यह इसका ऑप्शन ए आंसर सही है इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण के नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपको बता देना है इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, आवेश का संरक्षण, दूसरा ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा संवेग का संरक्षण, फिर लास्ट है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण यानी कि। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 6 में भी आया है, 10 में भी आया है, 12, 13 एंड 17 में भी आया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऊर्जा का संरक्षण। ये लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा का संरक्षण पर। ठीक है, तो इस तरह के फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में। आप ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरीके से आपको तैयारी करके जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए मैंने साइड में लाइन में लिख रखा है, साइड में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी बार वो पूछा गया है। तो आपको इसमें बता देना है, तो इसमें आपको बता देना है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे होंगे h/π, 2π/h, h/2π और π/h। तो इसका आंसर आप बताएंगे h/2π। ठीक है, हाइड्रोजन जो परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर होता है वो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो हाइड्रोजन जो परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर होता है वो h/2π के बराबर होता है। ठीक है, कोणीय संवेग इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वो किस मतलब उसका मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन या नाभिकीय संलयन। उसका मतलब जो मेन सोर्स है वो क्या है? तो आपको बताना है इसमें कि नाभिकीय संलयन उसका मुख्य सोर्स है। नाभिकीय संलयन से सूर्य की विकिरण का ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक कैसा होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, कोई नहीं। तो आपको बताएं एक जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है वो हमारा धनावेशित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। कौन सा ऐसा मीटर है जिसका प्रतिरोध हाई रहेगा? वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, मिलीमीटर। किसका ऐसा प्रतिरोध है जिसका उच्चतम रहेगा? तो आपको बता देना है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर ऑप्शन हमारा सही है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा उच्चतम होता है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलाम आवेश, तो आपको इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें ऑप्शन तो आपको दिए गए हैं लेकिन आप निकालेंगे कैसे? आप ये फॉर्मूला जानते हैं, Q होता है हमारा NE। क्या होता है? Q NE। यहाँ से आप n, क्योंकि आप पूछा है ना आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n पूछा गया, तो n बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा? Q/E। Q की जगह आप क्या रखेंगे? जो आपको आवेश दिया है 8 कूलाम। E की वैल्यू क्या जानते हैं? E की वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ ये होती है हमारी E की वैल्यू। तो Q की जगह रखेंगे 8 और E की रखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ इतना आप रखेंगे। उसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जब सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 × 10⁻+19। ये इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो थे हमारे सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं अति लघु में, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अति लघु लघु में भी पूछे जा सकते हैं। कितने में? 1 नंबर में, 2 नंबर में या 3 नंबर वाले में भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन है इस पर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर होता है। जो अनुचुंबकीय होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं दोनों से जो मिलकर परमाणु
दोनों से मिलकर जो परमाणु बने होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2012, 13, 14 एंड 18 में भी पूछा गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आपको बता देना अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इतना आपको बता देना है, ठीक है। बस यही आपका सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखने हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है, उन दोनों तरंग दैर्ध्य के नाम आपको बताने हैं। तो उन दोनों तरंगों के आपको नाम बताने हैं। तो सबसे अधिक आपको याद रखना है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे गामा किरणें हैं। यानी कि सबसे जो हाई रहेगी वो है रेडियो तरंग और सबसे लोअर जो रहेगी, सबसे जो हाई रहेगी वो है रेडियो तरंगे और सबसे लोअर रहेगी वो है हमारी गामा तरंगे। इतना आपको इस तरह से एरो वाइज आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त करना है। 14, 16, 17, 22, 23 हर साल ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होता है। इसमें आपको फिर से एक फॉर्मूला याद करके जाना है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है वो हमारा होता है n = sin a + del m/2/sin a/2। ये है। यहाँ पर क्या क्या है, मतलब प्रतीकों के अर्थ भी बता देने हैं। जहाँ पर ए क्या है हमारा प्रिज्म कोण है, एन क्या है अपवर्तनांक है, डेल एम क्या है न्यूनतम विचलन कोण है, ये जो डेल एम आप देख रहे हैं, और साइन क्या है, साइन तो आप जानते हैं कोई ना कोई एंगल है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर आप तैयार करके जाइएगा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का जो हमारा विवर्तन होता है वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट या किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं अचानक से, तो स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक है। फिर आगे प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता देना सुप्रेक्ष परिवर्तन होने के लिए विवर्तक वस्तु का आकार तथा तरंग दैर्ध्य समान कोटि की होनी चाहिए। विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं। जो हमारा विवर्तन होता है वो किसमें मिलता है, केवल तरंगों में मिलता है देखने को, कणों में नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर है और इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा इसको पेपर में आपको ढूंढने में आसानी रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है। देखिए लेंज का नियम बहुत ही बार पूछा गया है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में होता क्या है लेंज का नियम, वो आपको बताना है। इसमें आपको बताना है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। क्या होता है लेंज का नियम, जिससे उत्पन्न हो रही हमारी करंट, जिससे हमारी करंट उत्पन्न हो रही धारा, वो उसी का ही विरोध करती है वापस से, ठीक है। मतलब यानी कि इनसे उत्पन्न हुई है, ठीक है, यहाँ से वापस से क्या इन्हीं का विरोध कर रही है वो, तो इसी को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम हमको यही बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन फ्रेंड इंपॉर्टेंट है किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जहाँ आर प्रतिरोध है तथा धारिता सी है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता होती क्या, पहले आप ये सब बताएंगे उसको, ठीक है। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता का आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इतना आपको फ्रेंड्स, इतनी लाइन आपको लिख देनी और धारिता का आपको फॉर्मूला भी बता देना है। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। ये हमारा धारिता का फॉर्मूला होता है। जहाँ पर आप संकेतों का अर्थ भी बता सकते हैं, जहाँ Q क्या है आवेश है, V क्या है विभव में वृद्धि हो रही है जो कि, ठीक है। तो ये C आप जानते हैं, C यानी कि धारिता है, तो C = Q/V। अब आपसे बोला था आरसी का विमीय समीकरण निकालना है, जहाँ पर आर क्या है प्रतिरोध है और सी क्या है धारिता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बताएंगे, आरसी की विमा प्रतिरोध आर की विमा गुणे धारिता सी की विमा, दोनों को आप बताएंगे। तो प्रतिरोध आर की विमा निकालेंगे गुणे धारिता सी की विमा निकालेंगे, क्योंकि आपसे पूछा था ना आरसी की विमा क्या होगी। तो आर की विमा लिखेंगे गुणे सी की विमा लिखेंगे। तो आर की विमा है m1L2T-3 A-2। सी की विमा है m-1 L-2 T4A2। अब देखिए m ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, m से m ये कैंसिल हो जाएगा, ये L2 है, ये L-2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए T-3 है और ये T4 है, तो ये 4 और ये -3 यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 T, यानी कि एक ये T बचेगा। यहाँ पर A-2 और ये A+2 तो ये भी कट जाएगा, तो विमा क्या निकल के आएगी T। तो हम बोलेंगे कि RC की जो विमा है वो T है, ठीक है। इतना बस आपको बता देना। इस तरह से बीमा पूछी जाती है, दोनों ही कंबाइन करके आपसे बीमा पूछ सकते हैं कि दोनों का आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको बीमा सबकी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे इसको। तो फ्रेंड बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ, ठीक है।
फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। विद्युत संधारित्र हमारे क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो विद्युत संधारित्र होते क्या हैं, यानी कि संधारित्र, पहले आपको हेडिंग डालनी है संधारित्र, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा संधारित्र की डिफिनेशन थी। अब बोला संधारित्र के उपयोग आपको बताने हैं, ठीक है। अब बोल रहा आपको संधारित्र के उपयोग क्या होते हैं वो आपको बताना है। संधारित्र के उपयोग आप बताएंगे। पहला, संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र से जोड़ देना होता है। दूसरा बताएंगे, संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। संधारित्र जो होते हैं वो कहीं नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बस ये 2 पॉइंट बता देना संधारित्र के उपयोग में। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे हर साल ये पूछा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जानिए। इसका पहले डायग्राम आप देखिए क्या होता है। हमारे 2 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। ये हाँ, इसमें देखिए आप हमारे 4 प्रतिरोध होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में हमारे 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS। यहाँ पर क्या होता है, नीचे एक बैटरी लगी होती है। यहाँ पर देखिए नीचे एक बैटरी लगी होती है, आई धारा यहाँ से निकल रही होती है और यहाँ एक कुंजी होती है, ठीक है। ठीक है, नीचे से धारा आ रही है। धारा यहाँ पर आ रही है, यहाँ से 2 भाग में बट रही है। I1 और I2 इधर जा रही है। I1 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है। फिर ये I2 यहाँ से मिलेगी और यहाँ से I1 आएगी, वापस से फिर मिलके I1 I2 मिलके यहाँ से फिर से I बन जाएगी, ठीक है। तो इतना हमारा कॉन्सेप्ट होता है PQRS। इसका बैलेंस कंडीशन होती है वो हमको प्रूव करनी होती है। यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। बैलेंस कंडीशन इसकी क्या होती है अभी बताया था मैंने, P/Q = R/S ही इसकी बैलेंस कंडीशन होती है। यही आपको प्रूव करनी रहती है, ठीक है। तो इसके आप प्रूफ करने के सबसे पहले तो इसको प्रूफ करने के लिए आप पहले मानेंगे रचना क्या होता है। इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। B तथा D के बीच एक धारा मापी G को हम लोग लगाए हैं। B तथा ये जो B और D के बीच में एक धारा यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा और इसमें दूसरी कुंजी लगी K2, ठीक है। पहली कुंजी आप देख रहे हैं यहाँ लगी है K1 और दूसरी कुंजी B और D के बीच में लगी है, ठीक है। तो यह उसके बाद आप बताएंगे कुंजी K2 की तरह जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे सिद्धांत क्या होता है, जो मेन इसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। यहाँ हम लोग इस प्रकार से धारा भेजते हैं कि PQRS के अलावा धारा इस बीच वाले पार्ट में ना जाए, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो। इस प्रकार से हम लोग इसमें धारा को प्रवाह करवाते हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस कंडीशन बन के आती है वो हमारी आती है P/Q = R/S। फिर आप यहाँ देखेंगे सूत्र क्या है। यहाँ पर जो लगेगा ये कैसे आएगा, ये जो बना हुआ है PQR, ये जो आया है ऊपर, ये कैसे आएगा, सूत्र से आएगा। किस सूत्र से आएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, बंद पास, हमारे 2 पास बन जाएंगे ABDA एंड BCDB। तो हमारे 2 पास बनेंगे ABDA एंड BCDB। देखिए पहला पास बनेगा ABDA, ये पहला पास बनेगा, ठीक। दूसरा पास बनेगा हमारा BCDB, ये दूसरा पास बनेगा। पहला पास बनेगा ADBC, दूसरा पहला पास बनेगा DABD, दूसरा बनेगा CDBC। ये हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो यही 2 पार्ट्स में हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, तो ठीक है। तो पहला जो धारा निकल रही I1 से कौन सी निकल रही धारा P, और ठीक है। देखिए पहले पास में देखिए I1 के साथ क्या है, P सा रेजिस्टेंस लगा है P, और I2 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस लगा है R। इसी दूसरे पास में देख लीजिए I1 के साथ यहाँ Q लगा है, इधर I2 के साथ S लगा हुआ है, ठीक है। दोनों धाराएं लगी हुई हैं। यहाँ पर लिख देना I1 के साथ P माइनस I2 के साथ R इक्वल टू किसके वोल्टेज के हैं, 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जा रही। तो आप इसको किसके लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं I1P = ये माइनस का उठ के इधर चला जाएगा तो I1P = I2R। ये पहला इक्वेशन आप बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे बनाएंगे BCD में क्या हो रहा है, I1 के साथ कौन सा था Q, और I2 के साथ S, ये भी माइनस में है। यहाँ पर आप इसको माइनस का उठा के इधर ले जाएंगे तो I1Q = I2S। ये दूसरा इक्वेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप फाइनल बताएंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड में, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को रख लेंगे और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। I1P = I2R, और इधर दूसरा इक्वेशन में क्या था, I1Q = I2S। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के आपको डिवाइड कर देना है, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो क्या होगा, I1P डिवाइडेड बाई I1Q, ये इसका इसके नीचे आएगा, इसका इसके नीचे आएगा, तो I2R बाई I2S। ये हम क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, इधर I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा P/Q = R/S। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का बैलेंस कंडीशन है, P/Q = R/S। बस यही हमको प्रूफ करना था। अगर आपसे व्हीटस्टोन सेतु पूछा जा रहा है तो आपको ये समझ लीजिए, आपको ये बैलेंस कंडीशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है उसमें।
तो फ्रेंड्स ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिसाब से आप तैयार करके जाइएगा उसके बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए सारे ही, ठीक है। इस तरह के फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन हैं जिस पर मैं वीडियो भी लाता रहूँगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।